हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो वहां पे हमारी चार्ज की प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम कुछ चर्चा करते हैं, तो कुछ डिस्कशन है, इस पे थोड़ा ध्यान देना है आपको कि हमने एक चार्ज लिया, ये दूसरा चार्ज लिया, इन दोनों को पास पास में लेके आए या फिर इनको पास पास में रखा, तो क्या होगा? या तो ये अट्रैक्शन करेंगे या फिर रिपल्सन करेंगे। यदि ये चार्ज सेम नेचर के हैं तो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में रिपल्सन होगा, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और ये अपोजिट नेचर के हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। इट्स मीन दो चार्ज लेने पर उनके बीच में फोर्स लगता है। अब वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। लेकिन क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? क्या हम बता सकते हैं ये चार्ज रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ पे, इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है? ये हम नहीं बता सकते। तो इसे बताने के लिए एक हमारे पास में साइंटिस्ट का नाम आता है कूलम्स। उन्होंने अपना लॉ दिया था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ये हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो कूलम्स ने अपने लॉ में क्या बताया था? कूलम्स ने कहा था कि सर जो चार्ज ले रहे हो ना आप, वो दोनों चार्ज स्टेबल होने चाहिए। दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए? स्टेबल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए। इट मस्ट बी पॉइंट चार्ज एंड स्टेबल। ये दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। अब इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करने के रीजन क्या थे, ये देखिए आप। पहले तो बात करते हैं हम कि चार्ज हमारे पास में है वो स्टेबल होने चाहिए। यदि वो चार्ज मूवेबल हो तो क्या होगा? इसने तो बोल दिया कि चार्ज लेने कैसे हैं? स्टेबल लेने। लेकिन कुछ रीजन तो रहा होगा जिसकी वजह से चार्जेस को कैसा लिया गया? स्टेबल लिया गया। तो कल जो हम वीडियो देख रहे थे, लास्ट वीडियो, उसमें ये था कि जो चार्ज होता है तो स्टेबल चार्ज ओनली अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। यह हमने कल देखा था लास्ट वीडियो में। जबकि कोई चार्ज मूवेबल है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो यहां पे देखिए आपके पास में ये दोनों चार्ज हैं, है ना? हमें इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, कूलम्स ने अपना लॉ किसके लिए दिया था? जो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसके लिए दिया था। तो इनके बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है। सपोज ये दोनों एक दूसरे पर 2 न्यूटन इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं। इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना है? 2 न्यूटन है। लेकिन क्या होता है कि ये चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब दोनों चार्ज जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेंगे तो ये अपने चारों तरफ दूसरा फील्ड भी जनरेट कर लेते हैं, जिसको कौन सा फील्ड बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अब इनके पास में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो गया, ये मूव कर रहे। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसकी वजह से 2 न्यूटन फोर्स लग रहा था। अब आपने देखा होगा मैग्नेट भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करती है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा अब इनके बीच में। जब ये मूवेबल है तो या तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, पहले 2 न्यूटन था प्लस मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगा, तो इसका फोर्स या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। रिपल्सन का फोर्स लग रहा है तो वो डिक्रीज हो जाएगा, और अट्रैक्शन है तो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि जैसे ही चार्ज मूवेबल होते हैं, स्टेबल पोजीशन से वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स पे इफेक्ट डालने लग जाता है। तो हम जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फोर्स है उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें चार्ज को कैसा रखना होगा? स्टेबल रखना होगा, ताकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड एंटर्ड ना हो। तो हमें क्या करना है? पहली कंडीशन अप्लाई करनी है चार्जेस पे कि दोनों चार्ज जो हम ले रहे हैं वो दोनों स्टेबल होने चाहिए। नेक्स्ट, पॉइंट चार्ज क्या होता है? मैं इस तरह से एक चार्ज लूं और ऐसा चार्ज लूं, तो क्या ये पॉइंट चार्ज है? यस, दिस इज पॉइंट चार्ज। मैं इतना बड़ा चार्ज लूं तो क्या ये पॉइंट चार्ज है? ये पॉइंट चार्ज नहीं है। अरे इतना बड़ा पॉइंट कहां से हो गया है?
यही ना। लेकिन इस तरह से इसको हम डिफाइन नहीं करते, यह भी पॉइंट चार्ज है, यह भी पॉइंट चार्ज है। इसके लिए आपने 11th क्लास में एक लॉ देखा होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। कौन सा लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स हो, इट्स मीन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं हम, एक फिजिकल क्वांटिटी है ए और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो हम कहेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। तो जब कोई भी हम चार्ज लेते हैं और ये चार्ज अपने तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस लॉ के हिसाब से होना चाहिए। इट्स मीन इस पर इनवर्स स्क्वायर लॉ अप्लाई होना चाहिए। तो ऐसे बोलते हैं हम इस चार्ज को पॉइंट चार्ज। अब ये चार्ज की साइज पे डिपेंड नहीं करता, इतना बड़ा चार्ज भी पॉइंट चार्ज हो सकता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या होनी चाहिए कि उसने जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे। तो इस तरह से हमारे पास में दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन, दोनों चार्ज स्टेबल होने चाहिए और दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए। इट्स मीन जो चार्जेस हैं उनसे जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए। तो अब हम लॉ देखते हैं क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ। तो इन्होंने बताया था कि जब चार्ज पे ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी तो मैं इजीली फोर्स बता सकता हूं कि उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है। तो भाई अब बता दो आप कितना फोर्स लग रहा है। तो वो भी चार्ज ले लो अब आप दो, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज ले लिया Q2। इनको कहीं भी पुट कर दो और कंडीशन अप्लाई है कि ये दोनों चार्ज कैसे चार्ज हैं? पॉइंट चार्ज है। और दोनों चार्ज कैसे हैं? स्टेबल है। ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब इनके बीच में डिस्टेंस मेजर कर लो, डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस भी मेजर कर ली हमने, लेट जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई थी? R आ गई। ठीक है, अब कूलम्ब जी से कहा कि चलो बता दो अब कितना फोर्स है। तो कूलम्ब जी क्या कहते हैं कि जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है ना सर, ये इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है। क्या कहा था? इन दोनों के मैग्नीट्यूड, जो हमने दोनों चार्ज लिए हैं इनके मैग्नीट्यूड लीजिए। तो पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? Q1, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? Q2। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई किया तो जो फोर्स है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के कैसा होगा? प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, ये काम तो हो गया। और भी है, और क्या है? तो कूलम्ब सर बताते हैं कि ये जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है इस पे भी फोर्स डिपेंड करता है। तो वो कैसे डिपेंड करता है? तो आपने अभी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली कैसा होगा? प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज इक्वेशन 2। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे ये कूलम्ब्स ने बताया था इस फोर्स के बारे में, और इन दोनों इक्वेशंस को यूज लेकर के कूलम्ब ने इनके बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया था। तो पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस को नोट करते हैं, क्या है ये, किस तरह से आती हैं। तो ये होता है कूलम्ब्स लॉ। क्या होगा? कूलम्ब्स लॉ इज कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। लेकिन ये दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए? जो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स बिटवीन टू स्टेबल एंड पॉइंट चार्ज। दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए? पॉइंट एंड स्टेबल चार्जेस इज proportional to the multiplication of magnitude of both charges। तो दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के कैसा होगा? प्रोपोर्शनल होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये होता है कूलम्ब्स लॉ। तो हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए दो चार्ज लेते हैं, फर्स्ट Q1 एंड अनदर Q2। डिस्टेंस लेंगे इनके बीच में, कितनी होगी? स्मॉल r। लेट देयर आर टू चार्ज।
तो ये होगा, हमने कितने चार्ज दिए, 2 चार्ज, स्टेबल एंड पॉइंट, और मैग्नीट्यूड क्या है कि Q1 Q2, डिस्टेंस बिटवीन देम स्मॉल r। तो जो फोर्स होगा वो Q1 Q2 के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनली होगा और r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दो इक्वेशंस बनती हैं, इन दोनों इक्वेशंस को यूज लेकर के हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स कितना होगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो कितना हो जाएगा फोर्स, फोर्स पहले प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन ही लेते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमने न्यू इक्वेशंस बनाई जो इस तरह से बनती है। अच्छा, ये देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या, आपने 11th क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा है क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ा है, वहां पे हमने ऐसा ही ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, न्यूटन्स का पढ़ा था ना। वहां पे उसको ऐसे पढ़ते थे, फोर्स इज इक्वल टू m1 m2, ऐसे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। वहां पे चार्ज की जगह क्या लेते थे, हम मास लेते थे। तो बिल्कुल वही है सेम, वहां पे न्यूटन ने दिया था वो, और ये किसने दिया है, कूलम्स ने। ये चार्जेस के लिए होता है, वो पार्टिकल्स के लिए होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए होता है, लेकिन है दोनों फोर्स ही। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। फोर्स प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट यूज करते हैं, तो हमने एक कांस्टेंट यूज किया K, नेक्स्ट Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर ऐसे, और ये बनता है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। और K क्या है यहाँ पे, हेयर K is a constant and what is the value of K, तो K की वैल्यू क्या है, and K is equal to 9 into 10 to power 9, और इसकी हम यूनिट लिखते हैं। तो K की यूनिट देखिए, इधर क्या है फोर्स, हम K को इधर रखते हैं, बाकी सबको इधर लेके आते हैं, ये रफली करते हैं हम इधर। देखिए देखते हैं K के लिए हमें वैल्यू K के लिए हमें यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो K इज इक्वल टू, K को इधर रखना है, इधर पहले से कौन है फोर्स, इनटू R स्क्वायर, नीचे इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा F से, अपॉन Q1 Q2 ऊपर है, ये कहां जाएंगे नीचे। हमने ऐसे रखी है, हम इसको K को इधर रखा, बाकी Q1 Q2 और R स्क्वायर को इधर लेके आए, तो ऊपर फोर्स है, नीचे R स्क्वायर है, जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और Q1 Q2 आ गए नीचे। तो यूनिट देखते हैं इसकी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स होता है न्यूटन इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, और यहाँ पे पावर 2 है तो मीटर का स्क्वायर, अपॉन चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, कूलम इनटू फिर दूसरा चार्ज, तो इसकी भी यूनिट कूलम। तो क्या हो गई इसकी यूनिट, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये K की यूनिट हो गई, और ये K का जो वैल्यू है वो हो गया। तो K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K को आगे और डिफाइन किया जाता है, तो पहले आपको ये नोट करना है, फिर हम देखते हैं K को आगे कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ हमारे पास में K की एक और वैल्यू होती है, वो क्या है कि K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन, और ये जो जीरो लगा हुआ है इसको बोलते हैं नॉट। तो ये K की अगली वैल्यू है, तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम K की वैल्यू ये पुट करते हैं, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 फोर्स इज इक्वल टू, K की जगह ये पुट कर दो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या रह गया, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू हो गई। ये हुई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या फिर ये कह सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, हियर एप्सिलॉन नॉट इज permittivity of
स्पेस, और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट लिखेंगे तो यूनिट देखिए, एप्सिलॉन नॉट और के एक दूसरे के कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो के की यूनिट है वो उल्टी होके आएगी। इट्स मीन के में जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो के की यूनिट ये रही, तो इसको चेंज कर दो, कूलम स्क्वायर ऊपर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर ये आ गया नीचे, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन देखिए, डायमेंशन ऑफ, अच्छा इधर देख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो पहले एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, यहां से एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला, तो फोर्स को इधर लेके आए, एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट यहां आ गई, इधर पहले से ऊपर कौन है 1/4 पाई एज इट इनटू q1 इनटू q2 अपॉन r स्क्वायर, और फोर्स जो ऊपर है वो कहां जाएगा, इधर नीचे, तो इधर आइए आ गया हमारे पास में फोर्स, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए और फोर्स को इधर नीचे ले आए। तो आप इसकी डायमेंशन देखते हैं, तो डायमेंशन देखिए 1 की कोई डायमेंशन होगी क्या, 1 प्योर नंबर है और प्योर नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। Q1 क्या है, चार्ज, चार्ज की डायमेंशन होती है, और क्या होती है, वो होती है A1 T1। अगेन फिर Q2 भी चार्ज है, इसकी डायमेंशन होगी A1 T1 अपॉन 4 पाई, 4 प्योर नंबर है, पाई भी प्योर नंबर है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। R डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L1 और पावर कितनी है 2, फोर्स की डायमेंशन M1 L1 T माइनस 2, ये इनकी डायमेंशन हो गई, तो सबको ऐड करके लिख देते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ जाएगी M L T और A की टर्म्स में। तो देखिए मास कहां पे, ये रहा, पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1, ये M के लिए हुआ। अब L की बात करें तो L की पावर यहां तो है नहीं, यहाँ पे देखिए 1 और वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो कितनी हो गई पावर 1 into 2, तो L की पावर यहाँ हो गई 2, यहाँ L की पावर कितनी है 1, तो 2 and 1 3 और ऊपर ले गए तो -3, T यहाँ पे है और यहाँ भी है, तो यहाँ देखिए T1 1 and 1 2 और -2 को ऊपर लेके जाएंगे तो +2, ये तो 1 + 1 और -2 भी गया तो ऊपर +2, तो ये +2 और 1 and 2 कितना हो गया T की पावर 4। A की बात करें तो A की पावर 1 and A की पावर 1 ऊपर ही है, तो कितनी हो गई 2, तो ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हो जाती है M-1 L-3 T4 A की पावर 2, तो ये डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट होती है। अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं अब हम, तो ये नोट कीजिए पहले, फिर इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो ये थी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से आपको इस फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में, देखिए F वेक्टर इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 4 F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 स्केलर क्वांटिटी है, Q2 भी स्केलर क्वांटिटी है, R जो डिस्टेंस है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर लगा देते हैं हम वेक्टर का स्क्वायर, और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो देखिए किधर होगी, तो ये आपके पास में Q1 चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच में फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो अट्रैक्शन लग रहा है तो इधर की तरफ और इधर की तरफ, रिपल्सन लग रहा है तो इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो हम ये देखेंगे कि जो इनको मिलाने वाली लाइन है उसके अकॉर्डिंग लगता है फोर्स, डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, तो जो डायरेक्शन है वो r वेक्टर के अकॉर्डिंग होगी, तो हम इस r वेक्टर जो इनको मिलाने वाली डिस्टेंस है उसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं डिस्टेंस शो करने के लिए, तो ये r वेक्टर की डिस्टेंस किधर की तरफ होगी, r कैप की डायरेक्शन में होगी, हियर r कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ r वेक्टर, तो r कैप इसका यूनिट वेक्टर है, तो
यूनिट वेक्टर के लिए आपने 11th क्लास में देखा था फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वेशन 5, वी नो दैट जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है। तो वहां पे आपने ऐसे देखा था कि किसी भी वेक्टर ए वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या होता है यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें 1 करना है, डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड है। जैसे कि 3i कैप, इसको 1 करना है तो इसमें 3 से डिवाइड कर दो तो इसका मैग्नीट्यूड अपने आप ही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो ए वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड होता है उसी से इसको डिवाइड कर देते हैं वेक्टर को। तो ए वेक्टर का जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो क्या करेंगे, पहले तो वेक्टर लिया ए वेक्टर जैसे यहाँ पे लिया और फिर इसमें डिवाइड किससे किया, इसी के मैग्नीट्यूड से। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से आर कैप कैसे निकालेंगे, पहले आर वेक्टर लेंगे और इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो 4 और 5 को, सॉरी 5th और 6th को यूज करके हम एफ वेक्टर को कैसे रिराइट कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या होगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर वेक्टर का स्क्वायर डॉट आर कैप। और आर कैप को क्या लिखना है हमें, आर कैप को लिखना है आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। अच्छा, अब इस आर वेक्टर के स्क्वायर पे फोकस कीजिए, ये क्या है। तो देखना है हमें आर वेक्टर का स्क्वायर क्या है। तो आपने 11th क्लास में भी देखा था, जब हम वेक्टर के वहां पे प्रोडक्ट्स पढ़ते थे तो 2 टाइप पढ़े थे हमने वेक्टर के प्रोडक्ट्स के। पहला प्रोडक्ट पढ़ा था हमने स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट। तो जब हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते थे, डॉट लगाकर, वहां पे ऐसे ही तो पढ़ते थे। और जो वेक्टर प्रोडक्ट होता था उसको क्रॉस लगा के शो करते थे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्यों, जो आर वेक्टर का स्क्वायर है इसमें कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो सिमिलरली आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू आर आर कॉस ऑफ थीटा। ये दोनों क्या है, ये दोनों इसके मैग्नीट्यूड्स हैं, ये इनके मैग्नीट्यूड्स ही तो होते थे। तो आर आर कॉस ऑफ थीटा। अब बात करते हैं हम एंगल थीटा की। तो क्या होता है थीटा, जो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड आर वेक्टर इज थीटा। तो देखिए आप, ये आर वेक्टर अगेन ये आर वेक्टर, अरे दोनों भाई एक ही तो है, आर वेक्टर एक ही वेक्टर तो है दोनों। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब थीटा 0 लेके इसको सॉल्व करते हैं तो आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या लिख देते हैं 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1। तो आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या आता है, तो क्या आया हमारे पास में आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, वी नो दैट आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इट्स मीन आर वेक्टर का जो स्क्वायर है वो क्या आता है, मॉड ऑफ आर इंटू मॉड ऑफ आर, इट्स मीन मॉड ऑफ आर का स्क्वायर, या फिर ये देख सकता हूं मैं मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। तो आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, या फिर ये कहें कि आर वेक्टर का जो स्क्वायर है उसको ऐसे लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। देखिए अब क्या बनेगा हमारे पास में, ये जो इक्वेशन है ये क्या बनेगी, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर का स्क्वायर, और आर वेक्टर के स्क्वायर को क्या लिख रहे हैं, मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर इनटू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर।
F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू ये बन गया हमारे पास में फाइनल रिजल्ट Q1 Q2 R वेक्टर मॉड ऑफ R वेक्टर का स्क्वायर और मॉड ऑफ R वेक्टर जिसकी पावर कितनी है 1, तो मॉड ऑफ R वेक्टर की पावर कितनी हो गई 2 and 1 3 और क्या रह गया R वेक्टर। ये फाइनल रिजल्ट होता है वेक्टर फॉर्म के लिए। कूलम का नियम हमारा यहीं पे खत्म हो गया था। यदि हमसे कूलम नियम पूछा जाए तो हम यहां तक ही लिखेंगे। ये इसके लिए वेक्टर फॉर्म होती है। तो स्पेशली हमसे पूछा जाए कि इसकी वेक्टर फॉर्म तक इसको डेराइव कीजिए कूलम्स के लॉ को, तो हम इसको यहां तक डेराइव करेंगे। ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 7। अब क्या है कि ये जो इक्वेशन 7 है ये हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक में डायरेक्ट यूज होने वाली है। अब वहां पे हमें इसे ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे यदि इसे पूरा सॉल्व करते तो जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन या नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो बहुत ही लेंथी हो जाता। तो कूलम्स नियम यहां खत्म होता है, फिर ये पूरा यहां से और यहां तक सेपरेट टॉपिक है, इसको आपको अलग से लर्न करना है। यदि आपसे कूलम नियम पूछा जाए तो आप यहां तक लिखेंगे और आगे वेक्टर फॉर्म भी पूछी जाए और क्वेश्चन आपसे 2 और 3 मार्क्स का हो, बड़ा हो, तो यहां तक लिखना है। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ये फोर्स लगते हैं दोनों चार्जेस के बीच में, तो उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जा करके वहां पे हमें ये शो करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में ये न्यूटन के थर्ड लॉ के इक्वल होता है। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता था, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो उसके बेसिस पे इसको हम प्रूव करेंगे कि ये जो कूलम्स लॉ है ये बिल्कुल न्यूटन के थर्ड लॉ के सिमिलर है। इट्स मीन एक चार्ज जितना फोर्स दूसरे चार्ज पे लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा चार्ज इस चार्ज पे लगाएगा और दोनों का जो फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और डायरेक्शन दूसरे के अपोजिट होगी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये यहीं तक नोट करना है। थैंक यू स्टूडेंट।